27 के महासंग्राम में कई सीटों पर बागी से टकराएंगे बागी। बीजेपी के प्रत्याशियों का सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उधर कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें कई सीटों पर बीजेपी और बीएसपी से आए बागियों पर दांव खेला है। सावेर सीट पर प्रेमचंद गुड्डू और मंत्री तुलसी सिलावट का सामना होगा। बमोरी में केएल अग्रवाल और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की भिड़ंत होगी। भांडेर में फूल सिंह बरैया और रक्षा सिरोनिया आमने सामने होंगे। टिमनी में बीएसपी के बागी रविंद्र सिंह तोमर मंत्री गिरिराज दंडोतिया से भिड़ेंगे। अंबा में भी बागी बनाम बागी का मुकाबला है। अब देखिए, जिस पार्टी में अध्यक्ष ही इंपोर्टेड हो तो प्रत्याशी भी तो इंपोर्ट करके ही आएंगे, तो उनकी सूची में खुद के कार्यकर्ता का नाम कैसे होगा? छींके को देखकर बिल्लियां करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात सोच सकती है, इसमें कोई बगावत नहीं है। ये जनता के बीच से एक जो सर्वे निकल कर सामने आया है, उसके आधार पर ये उम्मीदवार बने हैं और इसमें पार्टी के अंदर कोई डबल माइंडेडनेस नहीं है। 15 सूरमाओं को मैदान में उतारने के बाद कमलनाथ भी मालवा के रण में उतर गए हैं। उधर शिवराज और महाराज की जोड़ी 3 दिनों से चंबल में धुआंधार प्रचार में जुटी है। कोई एक भी विकास का काम कमलनाथ की सरकार ने मुरैना जिले में किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? कोई सड़क बनाई क्या? कहीं पानी लाए क्या? नई जल योजना लगाई क्या? एक काम नहीं किया। प्रत्याशी है, एक तरफ भाजपा का विकास, भाजपा की प्रगति और दूसरे तरफ कांग्रेस की भ्रष्टाचार और कांग्रेस की विनाश राज की राजनीति। मेरे भाई और बहनों, प्रजातंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है। धनतंत्र सौदा कर लिया। अब भाई आप जानते हैं, छोटा सौदा तो सिक जाता है, बड़ा सौदा सिक नहीं सकता। 27 के रण में बागियों का मुकाबला बागियों से तो होगा ही, मैदान के बाहर भी दोनों दलों में असंतोष का ज्वालामुखी खदबदा रहा है और इसके भीतर घात के रूप में विस्फोट की पूरी आशंका दोनों तरफ है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव में इंपोर्टेड तड़का। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अगर आप देखेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों प्रमुख मुख्य दल रहे हैं, 1980 के पहले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर दोनों ही पार्टियों में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या इतनी अधिक है इस समय जो उनके मूल डीएनए से मैच नहीं करते। अगर जब ये परिस्थितियां बनती हैं तो सबसे ज़्यादा दुविधा होती है रैंक एंड फाइल, जिसको हम कार्यकर्ता कहते हैं। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, अब वो देखेगा कि बीएसपी के डीएनए का कैंडिडेट है तो कांग्रेस का परचम कितना फहराऊं, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से चाह रहा होगा टिकट, वो भी कहीं ना कहीं एक अपने असंतोष के साथ मैदान में होगा। कमोबेश यही स्थिति बीजेपी के साथ है। फ़र्क इतना है कि कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आता है, बीजेपी में असंतोष को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया जाता है, और या फिर जो बियॉन्ड मैनेज असंतोष होता है वो तो फिर लेकिन वो टनल्स के अंदर बहता है वो असंतोष, और वो असंतोष टनल के अंदर बहते हुए कहाँ से कहाँ सर्किट को फ्यूज़ करता है, ये किसी में उसका पता लगाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि यही बीजेपी का रहस्य भी है और यही बीजेपी की ताकत भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिल लीजिए उनसे। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन राजपाल सिंह सिसोदिया, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब, बहुत स्वागत है उनका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक इंदौर से हर्षवर्धन प्रकाश जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हर्षवर्धन जी, दोनों ही पार्टियों में बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी हैं इस बार जो कार्यकर्ता को अचंभे में डाल रहे हैं। अचंभे में इसलिए कि वो जानता है जीतना जरूरी है, मजबूरी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी, विनेबिलिटी, विनेबिलिटी। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेट। क्या कहेंगे आप? कार्यकर्ता की ये उलझन दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती भी बनेगी और जो साध लेगा वो निकल जाएगा। जी बिल्कुल सही सिरे से आपने पूरी बहस की शुरुआत की। देखिए, दोनों ही दलों के सामने संग्राम जीतने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि वो अपने दल के अंदर पनप रहे असंतोष को कैसे थामने जा रहे हैं। 27 का जो संग्राम है, इसमें
आपने हालांकि बड़े ही एक कह लीजिए संभ्रांत शब्द का इस्तेमाल किया बागी, लेकिन मैं मानता हूं कि दल बदलुओं का एक दौड़ उनकी होने वाली है। दल बदलू जो दोनों ही तरफ से हैं, चाहे वो भाजपा के चाहे वो कांग्रेस के हैं, और इन दल बदलुओं के बीच बड़ा संग्राम होने वाला है। इंदौर एक ऐसी सीट है जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें प्रेमचंद गुड्डू जो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आ गए, और उनके खिलाफ तुलसीराम सिलावट जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आ गए। यानी कि टोटल स्वैपिंग हो गई आपस में, और दोनों ही दल बदलने वाले नेताओं के बीच भिड़ंत होने वाली है। देखिए, रातों रात कार्यकर्ता का मानस नहीं बदलता शरद जी। कार्यकर्ता की निष्ठा किसी एक व्यक्ति से होती है, अगर आप दल बदलते हैं तो पूरे समीकरण एकदम से बदलते नहीं हैं। मार्च से लेके अभी सितंबर तक नर्मदा में कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं बहा है, और जहाँ तक जो भाजपा के लोग कांग्रेस में आए या कांग्रेस से भाजपा में गए, तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर अभी उतनी बड़ी पकड़ नहीं बनाई है कि रातों रात खेल बदल दे। तो मेरे ख्याल से असंतोष को थामना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है दोनों दलों की। और हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज अपने डेरा जमा के बैठे हुए हैं, उनका पहला मकसद जो डैमेज कंट्रोल है, आशंका जो इसकी है, उसको ख़त्म करना है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मीडियम बदल जाता है कई बार, लेकिन मीडियम बदलने से फिलॉसफी नहीं बदलती है। कांग्रेस टिकाऊ बिकाऊ का नारा तो उछाल रही है, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकती है कि बरखुरदार हमारे यहाँ तो सर्वे से आए हैं सारे लोग। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब्बास हफीज़ क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शरद जी बहुत अच्छी बात कर रही है वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी, आपने जो बात कही सारी बात सबके सामने है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कौन दल किस वजह से बदल के गया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने देखा, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ बसपा के हैं, कुछ भाजपा के हैं, अन्य दलों के हैं। अगर उनमें से कुछ को उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से उतारा जा रहा है तो वो कांग्रेस में शामिल इसलिए हुए हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या होते हुए दिन दहाड़े देखा है। उन्होंने देखा है किस तरह से जनता को मजबूर किया गया दोबारा मतदान के दौर में जाने के ऊपर, और ऐसी महामारी के अंदर भी राजनीति से पीछे नहीं हटी भारतीय जनता पार्टी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने लोकतंत्र को बचाने पहुंचे। लेकिन वहीं पर कांग्रेस से जो लोग गए हैं उन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो, लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने एक बनी बनाई सरकार, चुनी चुनाई सरकार को भाजपा के साथ मिलकर गिराया। और ये सबने देखा, जिससे कि बहुत सारे लोग विचलित हैं भाजपा के अंदर भी। तो ये एक तरह से लड़ाई लोकतंत्र की है। लोकतंत्र को गिराने वाले एक तरफ बागी हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने दल को छोड़ के आए क्योंकि वो दल अपने सिद्धांतों पे नहीं रहा, जिससे जनता को नुकसान हुआ। जनता के साथ हर नेता को खड़ा होना है, जनता की बात हर नेता को आगे लेके जानी है। मैं इतना ही कहूँगा शरद जी कि लोकतंत्र को गिराने वाले दल बदल के अलग लोग हैं जिनको कोई कबूल नहीं करेगा, और लोकतंत्र की लड़ाई लड़के जनता के साथ जाने वाले आगे वो दूसरे लोग हैं जो जनता के मैदान में है। कांग्रेस ने हर उस नेता को मैदान में उतारा है जिसने जनता की आवाज़ उठाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया है, और कांग्रेस के साथ वो मैदान में है। चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे बीएसपी से हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं तो ये नहीं कहूंगा शरद जी कभी भी कि सब नेता बुरे हैं। हमारे सिसोदिया जी बैठे हैं, बहुत अच्छी वार्डिंग है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी पार्टी के अंदर होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो घुटन महसूस करते हैं आज इस दौर में भाजपा के। जो अटल जी का दौर था कि चिमटे से नहीं छूने वाले थे जोड़ तोड़ के सरकार हो सकता है सिसोदिया जी यही राय आपके बारे में रखते हो। आज यही दौर आ गया। नहीं, मैं कह रहा हूं सिसोदिया जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वो रखते होंगे सबके बारे में। ऐसे ही सब लोग हैं जो लोग बदल के जाते हैं, और ये हालत भाजपा ने पैदा करी है, और भाजपा आज जिम्मेदार है जनता की इस हालत का। तो जनता के जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आगे हैं। हाँ, सिसोदिया साहब सुनिए, आपने युवा मित्र की बात क्या कहेंगे जी। देखिए, लड़ाई विश्वास की है। जिस बात को हर्षवर्धन जी ने शुरू करा था असंतोष से, जिसको मेरे भाई मित्र अब्बास जी ने शुरू करा था दल बदल, या जो भी शब्द बोला था वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ये इन सब से परे हट के अगर बात करेंगे तो ये विश्वास की लड़ाई है। देखिए, विश्वास अर्जित करना और उस विश्वास पे बने रहना, ये सरकार गिरने का पूरा किस्सा कहाँ से शुरू हुआ, क्यों महाराज और कमलनाथ के बीच में परस्पर विश्वास का अभाव आया, बात वहाँ से शुरू होगी साहब। जब उन लोगों ने विश्वास खोने का काम किया, जो लोग आज उपचुनाव में जा रहे हैं, इन पे जनता ने भरोसा करा, इनको जीत के भेजा था।
परंतु जो वचन पत्र लेके ये गए थे, जो वादे इन्होंने किए थे, वादे जब ये पूरे करते नहीं दिखे गए, जब इनके नेताओं के परस्पर विश्वास का अभाव दिखने की स्थिति बनी, तो अविश्वास के दौर में सरकार गिरने का काम हुआ। और वह अविश्वास का दौर इतना खतरनाक था मध्य प्रदेश में उन दिनों में कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा था। विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तत्कालीन का, कमलनाथ जी का, तो मंत्रियों की ड्यूटी लगाते थे, 4-4 विधायक को एक मंत्री संभालेगा। तो ये जो अविश्वास का जो दौर था। मेरा छोटा सा सवाल है सिसोदिया जी, वो गए थे विश्वास नहीं होने के कारण, ठीक है छोड़ के चले गए, पर आपके नेता जो मंत्री बनाए गए हैं वो उनका इस्तीफा लेकर आते हैं, उन सबको इनाम दिया जाता है जनता के द्वारा चुने गए अपने विधायक को छोड़ने का। आपने 14 विधायक, बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आप जो है आप प्रोसेस पे जा रहे हैं, मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये शुरू कहाँ से हुआ? ये अविश्वास के दौर से शुरू हुआ, और जब अविश्वास का दौर जब शुरू हुआ तो कहीं न कहीं जनता को भी ये लगने लगा कि हमने जिस बात को लेके कांग्रेस को चुना था, जिस वचन को लेके कांग्रेस ने चुना था, ये कांग्रेस ने वचन भंग करा, इसलिए अविश्वास का दौर हुआ। 1.5 साल में अविश्वास, हाँ, निश्चित तौर पे 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात। मध्य प्रदेश ने देखा नहीं, किसानों के आपने जो बोला था 10 दिन की बात करी, कर्जा माफ की नहीं करा आपने। 18 महीने तक सड़क पे नहीं देखा, जैसे हरियाणा में आप लाठियां मार रहे हैं किसानों को, काम को मध्य प्रदेश में नहीं देखा। काम को करने का अगर आपने टाइम लिमिट बनाया है, हमने थोड़ी बोला था, जनता ने थोड़ी बोला था कि 10 दिन में आप कर्जा माफ करना। जनता को परेशान आपने बोला था कि आप 10 दिन में बहाना कर्जा ढूंढ माफ लिया। करेंगे। अरे जनता का क्या कसूर था? ऐसा आपको नहीं है, सत्ता मिल गई, अविश्वास के उनको दौर से मंत्री आप पद मिल गुजरे। गया, जनता को क्या महसूस हो गया जी? जनता आज परेशान है, जनता के पास पैसे देने के पैसे नहीं है, आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता विश्वास करेगी, और विश्वास करने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी पे भरोसा करती हुई दिख रही है जनता। हमने भरोसा जीतने का काम किया, हमने जो 40 साल में कहा उसको करने का काम किया। 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जब 80 में स्थापना होती है, और स्थापना के समय हम जिन मुद्दों को लेकर जाते हैं, नहीं मुझे सुनिए, वचन रटे हुए हैं आपके 2008 जिन मुद्दों को लेकर हम राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हम जाते हैं, जब बहुमत में आते तो पूरा करते हैं। हम जब 370 की बात 40 साल पहले करते हैं, उसको आज जब सरकार में आते हैं कृषि पॉलिटेक्निक खोलने के वादे करे थे बात 2 मैनिफेस्टो में, आज देखो विश्वास की बात हो रही है। 2008 में हम विश्वास अर्जित करने में सफल हुए, हम इस बात के लिए सफल हुए कि हमने जब हमारा संगठन बनाया, हम जब जनता के बीच में चुनाव में गए और हमने जो बातें बोली उन बातों को हमने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ने का काम हुआ, और उसी का नतीजा कि आज देश के सहित पूरे राज्यों में हमारी सरकार है। राज्यों में सरकार कांग्रेस की कृपा से थोड़ी है, जनता की कृपा से राज्यों में सरकार है। हर्षवर्धन जी, देश भर में हमारी सरकार है। हर्षवर्धन जी, दो बड़ी बातें उभरी हैं। सिसोदिया जी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं विश्वास हमारे साथ है। ये क्राइसिस ऑफ फेथ था, ऐसा उनका आरोप है, बिटवीन द लाइंस जो मैं ड्रॉ कर पाया, कि कांग्रेस के साथ विश्वास का संकट था, हम हैं विश्वास के प्रतीक। इस पर आपकी राय चाहूंगा। और किसानों का मुद्दा बहुत अहम है, फिर किसान और बेरोजगारी, ये 2 मसले बहुत अहम हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी जो बातें हैं वो बात विश्वासघात की अधिक है, और बीजेपी की तरफ से ये है कि हमने सरकार क्यों बनाई, हमने कोई गलती नहीं की। इसके बीच में किसान और बेरोजगारी गुम ना हो जाए, ये भी एक अहम सवाल है। पहला मसला विश्वास, दूसरा मसला बेरोजगारी, और किसान भी केंद्र बिंदु बने रहे। जी सर, हर्षवर्धन जी। जी शरद जी, आपने कहा विश्वास का संकट तो पूरे राजनीतिक समुदाय के प्रति ही जनता में हो गया है। जिस तरीके से नेताओं की निष्ठा रातों रात बदल जाती है, वो एक पल से यहाँ से वहाँ कूद जाते हैं, तो भरोसे का संकट तो मतदाताओं के मन में भी है। दूसरी बात, जिस तरीके से वो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो मतदाताओं की लाठी में भी आवाज़ नहीं होती। वो किस पे भरोसा करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, ये इनके अपने अपने दावे हैं दलों के, लेकिन अल्टीमेटली जो है जनता को ही भरोसा करना है और अपना बटन दबाना ईवीएम पे। दूसरी बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण उठाई कि ये विश्वासघात तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो अभी भारी वर्षा हुई है प्रदेश में, जो कीट का प्रकोप हुआ है प्रदेश में, उसमें कितनी मदद मिली। कांग्रेस ने जो 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करने का वादा किया था अपने वचन पत्र में, वो कितना पूरा हो पाया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बेरोजगार है वहीं के वहीं रह जाए, जो किसान है वैसा का वैसा परेशान रह जाए।
तो मुझे लगता है ये चुनाव कहीं ना कहीं विश्वासघात से ज़्यादा जनता के बुनियादी मुद्दों पे फोकस होना चाहिए और मतदाताओं को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कौन पूरा कर पाया, किसने पूरा नहीं किया, किसको मौका देना चाहिए। तो ये मुद्दे हैं। और आप देखें कि जो दलित का मुद्दा है, अभी जो सीट घोषित की है कांग्रेस ने, उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें से 9 सीट्स जो हैं वो दलित आरक्षित है, एससी आरक्षित हैं। इसके अलावा 2 सीट्स जो हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो दलित का भी अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए, आदिवासी की अपनी आवाज़ होनी चाहिए। ये मुद्दे कहीं दब ना जाए और ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जनता को दबाव बनाना होगा कि हमारी बात कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हफीज़ साहब, आपके सीनियर लीडर और अब तो फिर केंद्र में वापसी उनकी हुई है, दिग्विजय सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ। विश्वास की जब हम बात करते हैं तो विश्वास आपको अपने भीतर भी जगाना होगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ ही रहे होंगे, उस पर हम कुछ टीका टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन जब आपकी तरफ से ये स्वर आता है कि ईवीएम पर भरोसा है बीजेपी को, फिर 400 सीटें आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ताउम्र बने रहेंगे प्रधानमंत्री, तो आप कहीं लोकतंत्र के ऊपर भी एक कहीं विश्वास का संकट पैदा करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज़ों से ज़्यादा आपको अपने ऊपर, देश में दूसरी जगह भी चुनाव होते हैं, वहाँ भी सरकारें बनती हैं, बीजेपी अपोजिशन में आती है, लेकिन ये चीज़ें करके कहीं एक विश्वास का संकट पैदा करने की कोशिश भी नज़र आती कई बार। आप सहमत असहमत हो सकते हैं। देखिए शरद जी, मैं पहले भी इस पे यही बोला था मैंने कि दिग्विजय सिंह जी ने संविधान के ऊपर बात की और संविधान बचाना हम सब की जिम्मेदारी है कि संविधान बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस उस पर जा रही है। अनंत हेगड़े जी ने भी बयान दिया था, भाजपा के मंत्री जी ने, खैर वो बात एक पूरी अलग है, एक बहुत लंबी चर्चा उस पर हो सकती है। लेकिन ईवीएम की अगर बात है तो जहाँ जहाँ हम जीते भी हैं चुनाव, हमने तब भी कहा है कि हमें अभी भी विश्वास इसके ऊपर वो नहीं है कि इसके अंदर छेड़छाड़ होती है तो एड्रेस करना चाहिए। सत्ताधारी दल जब एड्रेस करने से पीछे हट जाता है तो पूरा का पूरा तो कम्युनिकेशन गैप बनता है, कंफ्यूजन लाता है बीच के अंदर, और इससे ये संवाद की कमी, संवादहीनता जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी शक की सुइयां ले आती है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी हैं, इनके सांसद हैं अभी राज्यसभा के अंदर, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी 2008 के चुनाव के ऊपर कि ईवीएम के अंदर बहुत बड़ा होता है घोटाला, और उसके ऊपर अडवाणी जी ने उसका प्रीफेस लिखा था या उसको जारी की थी साथ में। अब यहाँ पर एक तो तब ये मसला था कि दूसरी बार सरकार बनने की तरफ बढ़ रहा था यूपीए, तब भारतीय जनता पार्टी को आपत्तियां थी, लेकिन आज 10 साल आप थे आज सबको आपत्ति है और सिर्फ भाजपा को आपत्ति नहीं है। नहीं, आपका समय आ जाएगा सिसोदिया जी, उस पर बोल लीजिएगा। और एक जो बीच में इंटरप्ट करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला है। आपको बोलिए, आप अनुमति देंगे तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं, बोलिए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की हमेशा से ये एक रही है प्रवृत्ति, हमेशा से एक रहा है इनका आरोप लगाने का कि जब ये सत्ता से बाहर होते तब ये लोकतंत्र को पे खतरा बताते हैं, संविधान पे संकट बताते हैं, संविधान से संकट बताते हैं, और संवैधानिक जो संस्था है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन मान्य संस्थाओं पे भी अविश्वास की स्थिति पैदा करते हैं। तो देखिए, चुनाव से उदाहरण है, आप कहते थे सीबीआई के ऊपर क्या टिप्पणियां थी, आपको याद है? मान्य संस्थाओं के ऊपर जब यूपीए सरकार लगाना, उन पे से अविश्वास हटाना, आपको याद है आपने क्या कहा था? आप देश का सबसे पुराना, आपके नेता कहते थे तोता है सीबीआई, ये आपके बोल थे, भाजपा के बोल थे। उस नाते आपको ये चाहिए कि आप जब सत्ता से बाहर, अब एक आखिरी बात जो मुझे कहनी थी, जो हर्षवर्धन जी ने कही, आरोप तो ये भी लगाते रहते थे सीबीआई पे सब चीजों पे, लेकिन जो हर्षवर्धन जी ने कही महत्वपूर्ण बात है कि हमने किसान कर्जा माफ नहीं किया, क्या किया, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, स्पष्ट होना। ये मैं भी इस बात से सहमत हूं। एक श्वेत पत्र लेकर आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री महोदय एक व्हाइट पेपर पेश करें, अगर हमने कोई गुनाह किया है, अगर हमसे कोई गलती हुई है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, ले आइए व्हाइट पेपर, आप उसके ऊपर ये लाएंगे नहीं, कुछ सेकंड है आपके पास, कुछ सेकंड। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, सभी बैंकों का, सभी किसानों का, चालू भी और कालातीत भी, वो सभी का नहीं हुआ। इन्होंने कुछ सिलेक्टिवली कुछ करने का काम किया, हल्का फुल्का, और वो भी वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत किया है। जो वचन दिए थे वो वचन को बंद करने का काम किया है। अविश्वास जनता के बीच में, अविश्वास इनके परस्पर नेताओं में।